नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यहाँ पर नाम से ही एक चीज क्लियर हो रही है कि वो फूड जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस या फिर मैनिपुलेशन हुई है। जेनेटिकली मैनिपुलेशन होना बेसिकली क्या होता है, एक प्लांट में, सेल में, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, डीएनए क्या होता है, आपका जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल होता है, उसके अंदर, उस डीएनए के अंदर आपके कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स बेसिकली क्या होते हैं, एक कोड की फॉर्म में होते हैं, कोडिंग में होते हैं। तो एक किसी भी सेल के लिए, दैट इज कोई भी आपका एनिमल सेल है, आपका प्लांट सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी है, तो उसके अंदर ये जो जीन है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी अपीयरेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ये हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, दैट डीएनए इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर अगर आप मैनिपुलेशन करवाते हो तो वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये डीएनए के अंदर जो आपका जीन प्रेजेंट है, ये जीन क्या होता है, पर्टिकुलर एक कोड होता है। उस कोडिंग के अंदर क्या करते हो, वो कोडिंग आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लांट और एनिमल, उसकी अपीयरेंस और उसके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज मतलब डिपेंड करता है मीन्स कि उसकी अपीयरेंस और उसका कैरेक्टर उस जीन के ऊपर बेस्ड होता है कि उसका कैरेक्टर या फिर अपीयरेंस कैसी होगी। जैसे ह्यूमंस में अगर किसी का भी जीन मटेरियल अलग है, जैसे हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, तो हम क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारा और हमारे पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, वो हमें वहां से मिलता है, ठीक है। ये आपकी हेरिडिटी होती है कि आपके पेरेंट्स से आपको मिली है वो चीज, इसीलिए हम हमारे पेरेंट्स के साथ में रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो प्लांट का डीएनए है, क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें भी सेल है, उसमें भी डीएनए है और उस डीएनए में उसकी भी जीन्स है। तो अब उस जीन्स के प्लांट की में क्या होगा, प्लांट में वो जीन्स की जो कोडिंग है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्लांट की अपीयरेंस कैसी है और वो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। मतलब कि अगर आपका प्लांट ग्रीन कलर का है और उसके फ्लावर्स जो हैं जो येलो हैं या फिर उसके फ्लावर्स पिंक हैं, तो ये सब चीज किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि आपके जीन्स की कोडिंग क्या है, पर्टिकुलर उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या किया मैंने, उस जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करवा दी। उस जीन में अगर एक पर्टिकुलर जीन है, जैसे आपका ATGGC ऐसा कुछ करके कोडिंग होती है, ठीक है। इस कोडिंग को मैंने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट में कैसे कर सकती हूँ, या तो एक जीन की इंसर्शन करवाकर या फिर एक जीन की रिमूवल करवाकर, एक या फिर एक से ज्यादा भी। मतलब पर्टिकुलर अगर मैंने इस कोड को चेंज करना है तो या तो मैं एक और कोड उसमें ऐड कर दूंगी या फिर एक कोड उसमें से हटा दूंगी, तो क्या होगा, ये पूरा कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से मैंने T हटा दिया तो एक कोड क्या बनेगा, AGGC ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जीन में मैं क्या करूंगी, मैनिपुलेशन अगर मुझे करवानी है तो मैं उसके अंदर इंसर्शन या फिर रिमूवल करवाऊंगी। अगर मैंने ये चीज करवा दी तो मेरा क्या हो गया, जीन मैनिपुलेट हो गया, मतलब जीन मेरा चेंज हो गया या फिर मॉडिफाई हो गया। अब ये जीन जो मेरा मॉडिफाई हुआ है, मतलब मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात कर रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर प्लांट की सेल की डीएनए में से जो जीन मैंने इधर चेंज करवाया है, ये रहा जो जीन मैंने यहाँ पर चेंज करवाया है, मैनिपुलेट करवाया है, तो अब ये प्लांट मुझे क्या देगा, ये प्लांट मुझे देगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ये मुझे देगा, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये कहलाएगा। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड पर्टिकुलरली अब ये कहलाएगा। क्लियर हो गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड मींस जो भी आपका प्लांट सेल था उसकी जीन को आपने मैनिपुलेट करवाया है या फिर चेंज करवाया है, ठीक है। तो अब इसकी कोडिंग की चेंजेस हो गई, दैट इज इंसर्शन या फिर रिमूवल, कैसे भी करके आपने उस कोड को चेंज कर दिया। अब कोड को चेंज किया तो ये जो प्लांट होगा, अब ये पहले जैसा तो है नहीं। मान लो अगर मैंने इस कोडिंग से मेरे फ्लावर्स आपके रेड कलर के आ रहे थे, अब मैंने यहाँ पर उसकी कोडिंग चेंज कर दी। कोडिंग की चेंज करने के बाद अब जो मेरे फ्लावर्स हैं वो पिंक कलर के आएंगे, या फिर उस प्लांट की कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो गए। वो किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मैंने अपना कोड चेंज कर दिया। अब अगर वो जीन का जो कोड जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरा प्लांट मुझे वही आउटकम देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी जीन मॉडिफिकेशन होती है। अब इस जीन मॉडिफिकेशन में क्या है, जीन मॉडिफाइड फूड अब आपको कैसे मिलते हैं, ये उन क्रिएचर से मिलते हैं,
ऑब्वियसली वो वाले क्रिएचर्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अभी नेचुरली आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जो अभी आपके पास नेचुरली अवेलेबल है उसके अंदर आपने क्या किया, उस क्रिएचर के अंदर आपने उसकी मैनिपुलेशन करवा दी। ठीक है, तो जो प्लांट अभी आपके पास नेचुरली प्रेजेंट है उसकी जीन को आपने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, तो अब आपके पास एक नया प्लांट मिल गया। अब उसकी जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो एक नया प्लांट आएगा उसके थ्रू, वो एक नया ही प्लांट होगा। क्लियर है? तो अब ये क्या किया इसने, इंट्रोड्यूस, या तो कोई जीन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया होगा या फिर रिमूव करवा दिया होगा। क्लियर है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बेसिकली आपको कैसे मिलेगा, कोई भी क्रिएचर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपका नेचुरली प्रेजेंट है। अभी तो वो चीज नेचुरली प्रेजेंट है, बट इसके बाद जो मैनिपुलेट करके आपके पास कोडिंग आएगी या फिर जो जीन अवेलेबल होगा वो आपके पास नेचुरली अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आप कैसे करवाते हो? ऑब्वियसली बेसिकली एक इंजीनियरिंग लगेगी, इसके अंदर एक टेक्निक्स लगेगी, कुछ लैब्स, रिसर्च, ये सारी चीजें लगेगी। इसीलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को या फिर प्लांट्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स या फिर प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपकी टेक्निक्स लगेगी वो लैब्स में होगी, एक इंजीनियरिंग प्रोसेस होगा पूरा, उसके थ्रू ही आप अपने एक जीन को चेंज करवा सकते हो। क्लियर है? अब ऐसा करने से क्या होगा, जीन आपने चेंज करा दिया, प्लांट की आपकी अपीयरेंस चेंज हो गई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका के जो भी एडवांटेजेस आएंगे, अब हम उसको यहाँ पर पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ जीन मैन्युफैक्चर्ड फूड्स। ठीक है, जीन मैन्युफैक्चर्ड फूड के मेरे पास अब बेसिक एडवांटेजेस क्या आएंगे। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास क्या आएगा कि जो भी आपके प्लांट्स बने, जो भी ट्रेड्स बने, ट्रेड मीन जो भी आपने मैनिपुलेट करके एक नया ऑफस्प्रिंग या फिर नया कोड बनाया है, उसके अंदर क्या होगी, ट्रेड्स की आपकी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब जैसा प्लांट आपको पहले मिल रहा था, अब जो भी आपको प्लांट मिलेगा ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा, बेटर उसमें न्यूट्रिशंस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बेटर उसकी अपीयरेंस होगी, हर चीज में वो एक तरीके से बेटर होगा, क्योंकि हमने उसको आर्टिफिशियली उसका कोड चेंज किया है, और हमने कोड उसका उसी तरीके से चेंज किया कि जैसा हम चाहते हैं कि वो प्लांट हमें वैसा आउटकम दे। तो उसके बेस पे आपने उसकी कोडिंग चेंज कर दी, उसके जीन्स चेंज कर दिए, तो उसी के बेस पे अब जो भी आपके आउटकम आएंगे वो आपने जो डिजायर किए थे, प्रेडिक्टेबल थे, वही आउटकम्स हमारे को यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है जीन मैन्युफैक्चर्ड फूड्स में, बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स हम फार्मिंग के टाइम पे हम पेस्टिसाइड्स इन्वॉल्व करते हैं। पेस्टिसाइड्स में क्या होता है, हमने स्टडी किया है, पेस्टिसाइड्स में बेसिकली आपके फार्मिंग के टाइम पे जो भी पेस्ट, इंसेक्ट, फंगस, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीजें होती हैं, इनको बेसिकली किल करता है। ठीक है, तो कोई भी आपके फार्म में अगर कोई भी पेस्ट है, इंसेक्ट है, तो उन सबको किल करेगा। ये नेचुरली प्लांट्स में होता है, बट एज कंपेयर टू जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स या फिर प्लांट्स में आपको पेस्टिसाइड्स का इतना रोल प्ले नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये खुद में ही पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, मतलब इनको एक एक्सटर्नल पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से ही अपना पेस्टिसाइड्स वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ओवरकम कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगी, अभी जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट है तो ये आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली, तो क्या करेंगी, इनकी जो ग्रोथ है एज कंपैरेटिवली टू नेचुरल प्लांट्स वो क्या होगी, फास्टर होगी। और इसके बाद में क्या किया है, मैंने अभी कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में आपने जो जीन की कोडिंग चेंज की थी, जीन की जो आपने कोडिंग चेंज की, उसमें बेसिकली क्या होगा, आप वही कोड उसके अंदर लगाओगे जो आप चाहते हो कि आपके प्लांट के अंदर डिजायरेबल इफेक्ट्स आए। ठीक है, तो आप वही कोडिंग लगाओगे। तो इसीलिए एडवांटेजेस ऑफ जीएमएफ में, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, उसमें बेसिकली आपको क्या एडवांटेज मिलता है कि जो भी चेंज आप चाहते हो, डिजायर्ड चेंज, जैसा भी चेंज आप चाहते हो वैसा ही चेंज आपको यहाँ पर अटेन हो सकता है या फिर मिल सकता है। ठीक है, और उसके साथ में आपकी प्रिसिशन जो है, प्रिसिशन बेसिकली जितनी एक्यूरेसी आप चाहते हो वो आपको मिलती है। तो प्रिसिशन क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पर ग्रेटर रहता है, मतलब आपके प्लांट के अंदर जो एक्यूरेसी ऑलमोस्ट चाहते हो आप, वो सारी चीजें एक ग्रेटर लेवल पे होगी एज कंपैरेटिवली टू नेचुरली अकरिंग प्लांट। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपका रिस्क रहता है, रिस्क जो है रैंडम, अब कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट या फिर अनडिजायरेबल मूवमेंट आपके पास आ जाती हैं, अनडिजायरेबल ट्रेड्स आपको ऐसे मिलते हैं, या फिर उसके अंदर ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके प्लांट में हो, तो उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ जो भी आपका
अनडिजायरेबल चीजें हैं, अनडिजायरेबल थिंग्स, जो भी आप नहीं चाहते, अनडिजायरेबल चेंज जो भी आपके प्लांट में आ रहा है, वो यहाँ पर उसका रिस्क यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद इसका एक मेजर एडवांटेज ये आता है कि इसकी एग्रीकल्चर जो है, जीएमएफ में आपने क्या किया, आपने अपना प्लांट लगाया, उसको आर्टिफिशियली आप उसको ग्रो करवा रहे हो। आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हो दैट मीन्स उसकी जो एग्रीकल्चर यील्ड है या फिर एग्रीकल्चर जो उसकी प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी या फिर एनहेंस होगी। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद इसका एक एडवांटेज आता है, मैंने अभी कहा कि इसमें पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को आपको एक्सटर्नली या फिर आर्टिफिशियली यूज नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और आपके पास कोई एडवांटेज रह जाता है, पेस्टिसाइड्स आपने यूज नहीं किया, और इसके साथ आपकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है प्लांट का या फिर फूड का, फ्रूट का, जो भी वो प्लांट से रिलेट करता है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपकी क्या होगी, एनहेंस्ड होकर आएगी। ठीक है, एनहेंस्ड होकर आएगी मतलब बढ़कर आएगी। जैसा आपने डिजायरेबल चेंज चाहा था वैसा ही डिजायरेबल चेंज आपको यहाँ पर मिल सकता है। क्लियर है, मतलब आपको मोर न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, और उसके साथ में क्या होगी, अब प्लांट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली फास्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम क्या होगी, मोर हो जाएगी। फार्मर्स है उनकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, जीएमएफ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में क्या होती है, आपको बेसिकली हम जब भी हम प्लांट्स की ग्रोइंग करवाते हैं तो हमें डिफॉरेस्टेशन भी करवानी पड़ती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब बेसिकली एक टाइम पे आपने एक लेवल पे, एक सॉइल पे आप नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हो और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको उस सॉइल की डिफॉरेस्टेशन करवानी पड़ती है। दैट मीन्स वो प्लांट आपको पूरा वहां से रिमूव करवाना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। मीन्स उसमें अब प्लांट्स की ग्रोथ कंपैरेटिवली और बेटर होगी। ठीक है, बट जीएमएफ के केस में क्या होता है, जो आपको डिफॉरेस्टेशन करवानी पड़ती है, ऑब्वियसली आपको कुछ टाइम के बाद डिफॉरेस्टेशन करवानी पड़ेगी, तो उसका जो काम है वो इसके केस में लेस हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जीएमएफ या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स में आपकी जो एक एडवांटेज ये भी आती है कि आपकी जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो लेस होती है। अब डिफॉरेस्टेशन लेस हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, जैसे अगर प्लांट्स है आपका, प्लांट्स आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो जीएमएफ के केस में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन कम होगी, या फिर अल्टीमेटली जीएमएफ वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन होती है उसको कंपैरेटिवली कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो आपकी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। क्लियर है, तो आपका इधर CO2 कम रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन के लेवल कम है तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ GMF, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। क्लियर, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या आता है, अब आपको पता है जीएमएफ आपने यूज किया है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स आए होंगे, आपने जीन की कोडिंग चेंज कर दी, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ प्रोटीन्स आपके आएंगे। जीन में आप क्या करते हो, आपके प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जो आपका प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है वो प्रोटीन क्या कर सकता है, आपको एलर्जिक कर सकता है या फिर रिस्क ऑफ एलर्जी आपका इंक्रीज करवा सकता है। ठीक है, तो जो आपकी एलर्जिक कंडीशन है वो इसकी वजह से इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जीएमएफ में क्या किया है, एक नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। वो प्रोटीन आपकी प्लांट के लिए तो बेटर है, बट वही प्लांट से आया हुआ फूड या फिर प्लांट अगर आप इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी में वो प्रोटीन चला जाता है, और क्या पता उस प्रोटीन से आप एलर्जिक हो, ये चीज आपको नहीं पता हो, तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आपको एलर्जिक कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आपका जो जीएमएफ है बेसिकली वो 100% आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आपने नेचुरल प्रोसेस को तो क्या किया है, पूरा ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर दिया है, और आपने आर्टिफिशियली इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया है, तो ऑब्वियसली वो एनवायरमेंट के फेवर में नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद जीएमएफ का आपके पास एडवांटेज होता है कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब प्लांट्स की आपकी ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, लोअर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, इकोनॉमिकल आपकी जो प्लांट्स आपकी हो रहे हैं उसको क्या करेगा, ये बेसिकली अफेक्ट करता है।
जिसकी वजह से इकोनॉमिकली क्रिएचर को ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती है या फिर लेस हो जाती है। इसी के साथ में आपके जीएमएफ में क्या होती है, जो आपकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबायोटिक एफिकेसी जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है? आपके जो प्लांट आएंगे उनके अंदर जो एंटीबायोटिक एफिकेसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपने कुछ एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज किया होगा। तो बेसिकली ये ह्यूमन के अंदर जाके जब आप इसको इनटेक करते हो तो आपकी बॉडी की जो एंटीबायोटिक एफिकेसी है वो रिड्यूस यहाँ पर हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो आपने ये प्लांट, ये वाले फूड्स या फिर फ्रूट्स अगर आप इनटेक करते हो तो इनका जो टेस्ट होता है वो बेसिकली अनयूजुअल होता है। मतलब इसका टेस्ट उतना नहीं होता या फिर उतनी न्यूट्रिशियस, इतनी स्वीटनेस उसके अंदर नहीं प्रोड्यूस होती जितनी एक नेचुरली अकरिंग प्लांट के अंदर होती है। और इसके साथ में ऑब्वियसली हाँ न्यूट्रिशंस कम हो जाएंगे, तो इसके जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी भी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो इसकी रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो जीएमएफ के कुछ बेसिकली इसका प्रोसेस और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्लियर हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या फिर फूड्स में क्या होती है, आपका जीन जो है उसको आप मैनिपुलेट करवा देते हो, उसकी आप मॉडिफिकेशन करवा देते हो। और बेसिकली जीन को अगर मैंने मॉडिफाई करवा दिया तो मेरे पास क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जीन के अंदर एक कोडिंग है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्लांट्स की अपीयरेंस और प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर मेरा कोड चेंज हो गया तो मेरा प्लांट की जो उसकी अपीयरेंस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उसके फीचर्स है वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही इसी के साथ जीएमएफ के कुछ आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को देखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स की। डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, जो सप्लीमेंट जो आप अपनी डाइट को एनहेंस करने के लिए या फिर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू हमें बेसिकली फूड से नहीं मिल पा रही है उसको इंक्रीज करने के लिए आपने कुछ सप्लीमेंट्स को इनटेक किया है। अब डाइटरी सप्लीमेंट में क्या होगा, बेसिकली ये कुछ वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ों को ये अपने आप में रखता है, जिसकी वजह से वो एज अ सप्लीमेंट काम करता है। एज अ सप्लीमेंट काम कर रहा है मीन्स कि आपने कोई फूड इनटेक किया है और आज की डेली लाइफ में जो हमारा आज का इकोनॉमिक कंडीशन है या एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसमें आपको जो फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स आप खाते हो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको नहीं मिल पाती। तो उस चीज़ को फुलफिल आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाई जाती है या फिर हम उसको इनटेक करते हैं कि जितनी हमारी बॉडी को कुछ वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो हम क्या करते हैं, अलग से कुछ सप्लीमेंट्स लेकर उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको फुलफिल आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली डाइटरी सप्लीमेंट्स यही होते हैं जो कि आपका नेचुरली जो आपकी बॉडी को कुछ डिमांड है, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है, वो आपका एक बेसिक फूड इनटेक करने से फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स को इनटेक करते हैं। अब इसमें जो आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स, कुछ आपके मैंने अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, तो ये बेसिकली किसकी फॉर्म में आती हैं, बेसिकली आपको क्या मिलती हैं, टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, कोई लिक्विड ओरल सस्पेंशन है या फिर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, इन सब की फॉर्म में आपको ये मिलती है। तो बेसिकली ये टैबलेट, कैप्सूल या जो भी आपको डोजेज फॉर्म यहाँ पर मिल रही है, ये आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, अब ये जो सप्लीमेंट होते हैं इनका काम क्या होता है। ऑब्वियसली ये जो सप्लीमेंट आपने लिया है ये आपको एश्योरिटी देगा, किस चीज़ की एश्योरिटी देगा, कि जो न्यूट्रिएंट्स आपको फूड से नहीं मिल पाए हैं वो न्यूट्रिएंट्स आप यहाँ पर इन सप्लीमेंट्स को इनटेक करके फुलफिल करवा सकते हो। तो बेसिकली सप्लीमेंट्स का यही काम है कि आपका जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको एश्योरिटी करेगा, उसको फुलफिल आउट करेगा। तो बेसिकली सप्लीमेंट्स एश्योर जो भी आपका एडिक्वेट डाइटरी इनटेक होता है, मतलब एक जितना भी आप इनटेक चाहते हो, आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इनटेक आपका फुलफिल हो जाता है। एडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है कि आपकी बॉडी को जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जिसके लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होते हैं,
ये सारे विटामिन्स मिनरल्स जो आपको फूड से नहीं मिल पा रहे हैं, उस केस में हम सप्लीमेंट्स को इनटेक करते हैं। और सप्लीमेंट्स ऐसी श्योरिटी देते हैं कि जो भी आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, एक एडिक्वेट डाइटरी इनटेक जो भी है उस चीज़ को ये एश्योर करेगा। दैट मीन्स इसके अंदर इतना आपका विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड या जितने भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी इसके अंदर एक सफिशिएंट क्वांटिटी होगी, वो आपकी जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम ये देखते हैं कि सप्लीमेंट जो है, फूड सप्लीमेंट या फिर डाइटरी सप्लीमेंट जो आप यहाँ पे ले रहे हो, उसको आप कंपैरेटिवली टू एक हेल्दी डाइट में नहीं ले सकते। एज अ हेल्दी डाइट उसको इंटेक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेली बेस पे अपना फूड इंटेक करना भी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने फूड इंटेक नहीं किया या फिर मेरा फूड इंटेक करने का मन नहीं है या फिर एक टाइम पे आप सैचुरेट हो गए हो कि मुझे अब फूड चाहिए ही नहीं या फिर मुझे ऐसा फूड नहीं खाना, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सारी चीज़ें नहीं चलती। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस वो चीज़ों को अवॉइड कर दिया और अपना डाइटरी सप्लीमेंट ये ले लिया तो बस आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेल्दी डाइट के लिए आपको फूड को इंटेक करना पड़ेगा, जो भी नेचुरली आपके पास ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, फूड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आपको इंटेक करना पड़ेगा। उसको इंटेक करने के बाद इफ अगर हमारी बॉडी में कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं, किसी विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी रहती है, तो उस केस में हमें सप्लीमेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर उस केस में हम सप्लीमेंट को इंटेक कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट के सामने आपने अपना जो हेल्दी डाइट है, हेल्दी फूड है, उसको आपने कंप्लीटली अवॉइड कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? इसी के बाद नेक्स्ट आपके पास जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स क्या क्लेम करती है कि टू ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर या फिर डायग्नोज एनी डिजीज, है ना। ड्रग क्या होती है? बेसिकली किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, उसकी क्योर, इन सारी चीजों के लिए यूज होती है। बट सप्लीमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करता। सप्लीमेंट के अंदर सप्लीमेंट ये क्लेम नहीं कर सकता कि सप्लीमेंट्स कैन बी यूज टू इंटेंडेड टू ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर और डायग्नोज एनी पर्टिकुलर डिजीज। ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट और ड्रग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अंदर आपका एपीआई, आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपकी थेरापेटिक और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। बट सप्लीमेंट में क्या होता है, सिर्फ आपका जो विटामिन्स, मिनरल्स या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसी को ये फुलफिल कर सकता है। तो इसी के साथ में आपका सप्लीमेंट ऐसा कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कि यूज्ड टू ट्रीट पेन या फिर यूज्ड टू ट्रीट आपका जो भी है हार्ट डिजीज, ऐसा क्लेम वो नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू यूएस एफडीए। ठीक है, फूड ड्रग अथॉरिटी ऑफ यूएस। क्लियर है? तो सप्लीमेंट्स आपके ड्रग से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, क्योंकि आपका जो ड्रग है वो इन सारे पैरामीटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट कंपैरेटिवली सप्लीमेंट ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंट ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि दी सप्लीमेंट्स आर कैन बी यूज टू ट्रीट पेन और टू ट्रीट हार्ट डिजीजेज। ऐसा कुछ भी सप्लीमेंट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लीमेंट में ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट जो है, अब कुछ सप्लीमेंट में क्या होता है, आपके पास कोई भी एक्टिव मेडिकामेंट भी साथ में आएगा। ठीक है, अगर कुछ सप्लीमेंट जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर एक एक्टिव मेडिकामेंट भी आता है और वो ये क्लेम करता है कि सप्लीमेंट है, तो मतलब बेसिकली जो भी आपकी न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी है उसको तो ये फुलफिल करेगा ही करेगा, प्लस इसके साथ जो आपका एक्टिव मेडिकामेंट आपका इसके अंदर इन्वॉल्व है या फिर कंबाइंड है, वो आपकी कुछ पर्टिकुलर हेल्थ डिजीजेस को ट्रीट कर देगा। अगर ऐसे सप्लीमेंट्स आपके मार्केट में आते हैं तो बेसिकली उसको हम अनसेफ कंसिडर करते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स आपकी हेल्दी बॉडी के लिए अनसेफ कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके रिस्क जो है डिजीजेस के, रिस्क ऑफ वेरियस डिजीजेस को इंक्रीज करते हैं, एनहेंस करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसी के साथ में ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो आपकी हेल्थ है, हेल्थ को हार्मफुल करते हैं, उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, या फिर आपकी जो एक अनसेफ, उसको हम कंसिडर करते हैं कि जो भी सप्लीमेंट में अगर आपका कोई एक्टिव मेडिकामेंट है तो आपको उसको इनटेक नहीं करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इसी के साथ में अगर सप्लीमेंट का आपके पास ओवरडोज हो जाता है, कि मान लो किसी ने विटामिन ए का, बी का, ई का आपने सप्लीमेंट का ओवर यूज कर लिया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, या फिर आपका कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी शो कर सकती है। इसी के साथ में अगर कोई भी आपका सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट जो आपका कॉम्बिनेशन में आता है
उसको भी आपको इनटेक नहीं करना चाहिए, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सप्लीमेंट बेसिकली हमने यहीं पर यही देखा है पूरे इस केस में कि डाइटरी सप्लीमेंट जो होते हैं बेसिकली आपकी डाइट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ही सप्लीमेंट्स को इनटेक करना आपके लिए इधर बेनिफिशियल होता है। अगर उस सप्लीमेंट में आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर मेडिकामेंट या कोई भी ड्रग अगर उसमें कंबाइंड है तो वो एक आइडियल सप्लीमेंट नहीं है, उसे इनटेक करना अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है? और इसी के साथ में जो सप्लीमेंट है वो ये सारी चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि सप्लीमेंट्स आर डिफर फ्रॉम ड्रग, और जो ड्रग है वो क्या करती है, किसी भी डिजीज़ का, पर्टिकुलर डिजीज़ की ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, क्योर, डायग्नोसिस इन सब के लिए यूज़ होती है, बट सप्लीमेंट यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं करता। क्लियर है? और इसी के साथ में सप्लीमेंट बेसिकली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी सर्जरी। ठीक है, किसी भी सर्जरी से पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी सप्लीमेंट्स आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कोई सप्लीमेंट्स पे हो और अगर आपकी सर्जरी होने वाली है तो यू शुड मस्ट इन्फॉर्म योर, जो भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आपके डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन सबको आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लीमेंट बेसिकली क्या हो सकती है, आपकी ब्लीडिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकती है या फिर सर्जरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो सकता है इन सारी चीज़ों की वजह से। इसीलिए सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग या फिर बिफोर एनी सर्जरी या फिर आफ्टर द सर्जरी, या फिर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले आपको अपने डॉक्टर को ये चीज़ पूरी कंप्लीटली उसके सामने डिस्क्लोज करनी रहती है कि मैं इस सप्लीमेंट पर अभी चल रहा हूँ। क्लियर है? और इसी के साथ में क्या होती है, जो आपकी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, आपके डाइटरी जो सप्लीमेंट्स हैं उसको बेसिकली क्या किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। किस चीज़ के लिए? इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के केस में। इफेक्टिवनेस के केस में आपकी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। किसी भी सप्लीमेंट में अगर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट आता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट या फिर सीरियस या फिर कोई भी एक ऐसा आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सीरियस रोल प्ले करवा रहा है, तो जो सप्लीमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एफडीए को, एफडीए मीन्स अथॉरिटी है आपकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपके फूड में, आपके सप्लीमेंट में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपका थोड़ा सा भी सीरियसनेस आपकी हेल्थ को दे रहा है किसी भी केस में, तो एफडीए को वो चीज़ एश्योर करनी पड़ेगी। और अगर एफडीए को ऐसा लगता है कि आपका सप्लीमेंट यूज़ करने में अनसेफ है या फिर आपकी कोई भी इलनेस कॉज कर सकता है, तो वो सप्लीमेंट को मार्केटिंग से बैन कर दिया जाता है। वो सप्लीमेंट आपका मार्केट में नहीं आ सकता अगर उसको एफडीए ने कैंसिल आउट कर दिया है तो। क्लियर है? और आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सेफ्टी और एफिकेसी के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स को अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दी है। नेक्स्ट अब हम इसके बात करते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्लियर हो गया। डाइटरी सप्लीमेंट्स में बेसिकली आप क्या स्टडी करते हो, जो भी आपके न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको फुलफिल करने के लिए आप सप्लीमेंट्स को यूज करते हो। डाइटरी सप्लीमेंट्स आपके ड्रग्स से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफर है, तो ड्रग की जगह पे या फिर आप अपने एक हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल की जगह पे पूरा का पूरा सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। और उसी के साथ साथ क्या है, आपके सप्लीमेंट्स में अगर कोई एक्टिव मेडिकामेंट है तो वो चीज़, वो वाला सप्लीमेंट आपकी बॉडी के लिए अनसेफ कंसिडर किया जाता है। क्लियर है? तो ऐसे सप्लीमेंट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की। न्यूट्रास्यूटिकल्स, नाम आपको नाम से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि न्यूट्रास्यूटिकल आपका 2 वर्ड से मिलके बना है, दैट इज न्यूट्रिएंट एंड फार्मास्यूटिकल, है ना। तो न्यूट्रिएंट क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज है या फिर न्यूट्रिशियस जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी बॉडी को, उसको फुलफिल करेगा। और प्लस फार्मास्यूटिकल है, मतलब उसमें कोई भी मेडिकामेंट आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है? तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिएंट में बेसिकली आपकी जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो न्यूट्रास्यूटिकल उसको फुलफिल आउट करेगा। और फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल मीन्स कुछ भी मेडिकेशन से रिलेटेड, उसके अंदर आपका कोई भी मेडिकामेंट यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल जो आया है आपके पास, न्यूट्रास्यूटिकल आपका जनरेट हुआ है किससे? ऑब्वियसली कुछ ऐसे फूड से
जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपकी कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू को फुलफिल आउट करेगा, और उसी के साथ साथ में क्या करेगा, आपका एक हेल्थ एडवांटेज देगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी मेडिकामेंट ऐसा प्रेजेंट है जो भी आपकी हेल्थ को बेनिफिशियल करेगा, हेल्थ एडवांटेज आपको ये देगा यहाँ पर। बियॉन्ड न्यूट्रिशियस वैल्यू, जैसा अभी हमने डाइटरी सप्लीमेंट में बात की थी, डाइटरी सप्लीमेंट आपको सिर्फ न्यूट्रिशियस वैल्यूज दे रहे थे, बट कंपैरेटिवली न्यूट्रास्यूटिकल में क्या होता है, आपका फूड भी होता है प्लस हेल्थ एडवांटेज भी होता है। सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल डिफर हैं, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्स सिर्फ आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू दे रहा था, और न्यूट्रास्यूटिकल क्या कर रहा है, न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ साथ में उसका कुछ मेडिकामेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आपका फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है, जिसके अंदर आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू प्लस आपकी कोई भी हेल्थ एडवांटेजेस होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली क्या करता है, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए एडवांटेजेस होता है। एडवांटेजेस कैसे होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको दे रहा है, प्लस कोई भी अगर आपका हेल्थ एडवांटेज है तो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसी के साथ साथ में अगर आपके कोई सिम्टम्स हैं, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को लेके सिम्टम्स हैं, तो उन सिम्टम्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और इसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल का आपका क्या काम रहता है, न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली आपकी कैंसर जैसी डिजीजेस से भी आपको प्रिवेंट करवा सकता है। क्लियर है, न्यूट्रास्यूटिकल में आपकी मेडिकामेंट वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं और जो न्यूट्रिशियस वाली प्रॉपर्टीज हैं वो भी होती है, रादर देन सप्लीमेंट्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्स में आपके सिर्फ न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये आपके बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज पोटेंशियल और एस्टेब्लिश। क्लियर है, न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स, दूसरा है आपके पास एस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जो आपका पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, वो क्या करता है, प्रॉमिस करता है, ऐसा वो क्लेम करता है या प्रॉमिस करता है कि आपका जो भी न्यूट्रास्यूटिकल है उसके अंदर एक हेल्थ बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। हेल्थ बेनिफिट जैसा कुछ चीज वो वहां पर कंफर्म करता है या फिर उस चीज को वो क्लेम करता है, प्रॉमिस करता है। ठीक है, तो वो वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्लियर, न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली आपके दो टाइप्स की होती है, एक आपकी पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल, दूसरी आपकी एस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल। तो पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर क्या आता है, पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली प्रॉमिस देयर हेल्थ बेनिफिट, वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, अब एस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं कि इसने जो चीज को क्लेम किया है, पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल ने तो कह दिया कि हमारा न्यूट्रास्यूटिकल में या फिर हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट है, बट ये चीज कंफर्म कौन करेगा, अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल में कोई मैंडेटरी जो वो क्लेम कर रहा है वो हेल्थ बेनिफिट अगर उसमें है, वो चीज कंफर्म हो जाती है, तो वो आपका एस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि पोटेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल क्लेम करता है या फिर प्रॉमिस करता है एक पर्टिकुलर हेल्थ बेनिफिट की उसके अंदर प्रोमिसेस प्रॉपर पर्टिकुलर हेल्थ बेनिफिट को वो क्लेम करता है कि उसके अंदर होगा। ठीक है, और एस्टेब्लिश ने क्या किया, एस्टेब्लिश में बेसिकली उसकी एनालिसिस करवाई या फिर उसका क्लिनिकल डेटा को एनालाइज किया, क्लिनिकल टेस्टिंग करवाई, ये सारी चीजें करवाकर उसने प्रूव किया, ये चेक किया, एनालाइज किया कि सच में इसके अंदर कोई हेल्थ बेनिफिट है या फिर नहीं है। अगर वो हेल्थ बेनिफिट आता है, क्लिनिकल डेटा को स्टडी करने के बाद में ये चीज़ आपकी कंफर्म होती है कि हाँ उसमें सच में कोई हेल्थ बेनिफिट था, तो वो चीज़ कंफर्म हो जाती है और वो जो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है वो आपका एसेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी आपकी मार्केट में भी जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल जो भी आपके मार्केट में प्रेजेंट है वो कौन सी न्यूट्रास्यूटिकल की क्लास में आते हैं, बेसिकली पोटेंशियल में आते हैं। पोटेंशियल में आते हैं मींस बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके अंदर कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट ऐसा अभी तक कोई भी प्रूफ या फिर क्लिनिकल डेटा से एनालाइज नहीं हो पाया है कि वो सच में वो उसके अंदर वो चीज़ें क्लेम्ड है या फिर नहीं। मतलब अगर क्लेम नहीं हो पाया, वो चीज़ आप एनालाइज नहीं कर पाए, दैट मीन्स वो कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल है, पोटेंशियल। तो ये क्या है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर स्टिल इन वेट टू गेट एस्टेब्लिश्ड न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है,
अभी भी उसको एस्टेब्लिश न्यूट्रास्यूटिकल बनने के लिए बहुत लंबे क्लिनिकल डेटा के एनालिसिस के थ्रू जाना पड़ेगा, बट अभी जो आपके मार्केट में नंबर ऑफ या फिर मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रेजेंट है वो आपके पोटेंशियल है। क्लियर है? अब बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल आपके पास एग्जाम्पल आते हैं, आपने कुछ टैबलेट्स देखी हैं जो कि है आपकी प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक्स, ये सारी टैबलेट्स या फिर ये सारी कैप्सूल्स क्या होती हैं, दिस इज अ टी, ये सारी टैबलेट्स कैप्सूल ये जो भी प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक इन सब की फॉर्म में आती है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। और इसी के साथ में कोई भी आपका डाइटरी फाइबर है वो भी एक न्यूट्रास्यूटिकल का एग्जाम्पल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास होते हैं, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रास्यूटिकल के एग्जाम्पल हैं। दिस इज फैटी एसिड, एसिड को हम लोग ए के ऊपर ऐसे डंडा लगा के लिख सकते हैं, एसिड्स। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल आपने देखा है उसके कुछ पर्टिकुलर एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के? क्या करेगा ये? सबसे पहले जो भी एंश्योर या फिर एनकरेज करता है बेसिकली फीमेल्स के लिए, फीमेल्स या फिर विमेंस के लिए उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी या फिर जो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको एंश्योर या फिर एनहेंस करता है। फीमेल्स के लिए न्यूट्रास्यूटिकल इतना बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इसी के साथ में फीमेल्स में अगर कोई मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स या फिर पेन का इशू रहता है तो उस केस में न्यूट्रास्यूटिकल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और यूजफुल रहता है। इसी के साथ में न्यूट्रास्यूटिकल में एडवांटेजेस में आपके पास कुछ इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और इसके अंदर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट वाली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। स्मूथ मसल रिलैक्स, क्लियर है? तो बेसिकली आपके एडवांटेजेस में क्या आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के? जो फीमेल्स हैं, दिस इज अ साइन ऑफ फीमेल या फिर विमेंस में बेसिकली रिप्रोडक्शन को एनहेंस करता है, एंश्योर करता है। क्लियर? और फीमेल्स में जो भी मेंस्ट्रुअल पेन या फिर क्रैम्प्स जो रहते हैं उसको एंश्योर करता है, उस केस में यूजफुल या फिर बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट इसी के साथ में इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या होती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट ये होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अब आपके पास आता है फूड। नेक्स्ट इज फूड सप्लीमेंट इंडिकेशन ऑफ बेनिफिट्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली फूड सप्लीमेंट जो हमने डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर स्टडी किया था वही इसके अंदर आता है, फूड सप्लीमेंट इंडिकेशन बेनिफिट्स। जैसे डाइटरी सप्लीमेंट में था वो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था, वैसे ही फूड सप्लीमेंट्स का आपका काम रहता है यहाँ पर। फूड सप्लीमेंट्स भी जो आपकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में उसको फुलफिल आउट करता है। और जैसे जो कुछ पैरामीटर्स हमने वहाँ पर देखे थे कि फूड सप्लीमेंट है आपका अगर कोई एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में है तो वो अनसेफ कंसीडर होता है, सिमिलरली फूड सप्लीमेंट में भी ऐसा ही होता है। क्लियर है कि अगर वो कुछ मेडिकामेंट के साथ में है तो वो वहाँ पर अनसेफ कंसिडर होगा। ये था आपका फूड सप्लीमेंट आपकी क्या करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है। नेक्स्ट इसी के बाद में क्या होता है, फूड सप्लीमेंट जो आपके होते हैं बेसिकली इनके अंदर आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती है इन प्रोडक्ट्स में, और बेसिकली ये आपको किसी डोज की फॉर्म में दिए जाते हैं। क्लियर है? डोज की फॉर्म में दिए जाते हैं। आपको जब ये इनटेक करने के लिए कहा जाता है तो वो जैसे आपको एक मेडिकामेंट मिलता है कि आपका जो भी डोज है कि इसको आपने ओडी लेना है, बीडी लेना है, खाने से पहले लेना है, बाद में लेना है, दिन में 1 बार 2 बार जो भी है, तो फूड सप्लीमेंट भी आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज होती है और इसको आप डोज की फॉर्म में देते हो। नेक्स्ट जो आपका फूड सप्लीमेंट होता है, फूड सप्लीमेंट जो होता है उसको और आप क्या कह सकते हो, डाइटरी या फिर न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स। बेसिकली जो डाइटरी सप्लीमेंट में आपको थ्योरी लिखनी थी सेम थ्योरी आप यहाँ पर फूड सप्लीमेंट के केस में भी लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है फूड सप्लीमेंट में, बेसिकली जैसा हमने डाइटरी सप्लीमेंट में देखा था कि आपके पास आपका वाइटामिन्स, मिनरल्स है ना, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारी चीजें आपको किसकी फॉर्म में मिल रही थी, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, कोई भी आपका लिक्विड प्रिपरेशन, इन सब की केस में आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स मिल रहे थे। वैसे ही फूड सप्लीमेंट भी आपको ऐसे ही, जो आपका फूड सप्लीमेंट आपको जो भी टैबलेट मिलेगी या तो वो विटामिन का होगा, मिनरल का होगा, अमीनो एसिड का होगा या फिर टैबलेट, कैप्सूल, इन सब की फॉर्म में आपको फूड सप्लीमेंट अवेलेबल करवाया जा सकता है। फूड सप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, आपको डोज की फॉर्म में मिलता है ना,
ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फूड सप्लीमेंट जब आप एडमिनिस्टर करवाते हो अपनी बॉडी में तो आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपको जो भी उसकी कुछ पर्टिकुलर डोजेज होती है उसके फॉर्म में आपको ये लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, फूड सप्लीमेंट के आपके पास कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम फूड सप्लीमेंट सबसे पहले ले ही क्यों रहे थे, फूड सप्लीमेंट या फिर डाइटरी सप्लीमेंट हमने क्यों इनटेक किया था कि जो भी हमें हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर हेल्दी फूड जो हम इनटेक करते हैं उसको इनटेक करने के साथ साथ हमारी कुछ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो रही थी। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स, मिनरल्स या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो रही थी, इसीलिए आपको डॉक्टर्स ने फूड सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया। ठीक है, वैसे ही अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियसली कि जो भी आपकी न्यूट्रिशियस वैल्यूज, आपकी बॉडी को जितनी भी न्यूट्रिशियस वैल्यूज या फिर जितना न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है उसको ये क्या करता है, फुलफिल आउट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसी के साथ में क्या करेगा, अब अगर आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अब आपको पता है आपके जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी क्या करते हैं, आपकी बॉडी का एक एसेंशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं, प्लस आपको डिजीज से बचा के रखते हैं। अगर आपके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, जैसे विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो किसके अंदर लीड करता है, ब्लाइंडनेस के अंदर। जैसे विटामिन ए का बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर हो गया है तो वो पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। तो वैसे ही पर्टिकुलर आपको विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या कॉज होती है, डिजीज कॉज होती है। तो बेनिफिट्स इसका क्या होगा कि ये सारी डेफिशिएंसीज को रिड्यूस कर रहा है, डेफिशिएंसी को खत्म कर रहा है। डेफिशिएंसी को खत्म कर रहा है मीन्स जो आपका डिजीज का रिस्क था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद में अब जैसा फूड सप्लीमेंट की बात हो रही थी, जैसा हमने डाइटरी सप्लीमेंट में पढ़ा था कि फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट क्या है, आपके ड्रग से बहुत ज़्यादा डिफर है। ड्रग से डिफर है तो मतलब क्या करेगा, ये किसी भी डिजीज़ की क्या आएगा, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, क्योर में या फिर उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल या फिर काम नहीं आएगा। और नहीं आएगा इसका क्या मतलब है कि फूड सप्लीमेंट भी ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, जैसा हमने वहाँ पर देखा था कि रिड्यूस पेन या फिर रिड्यूस हार्ट डिजीजेज या फिर रिड्यूस कोई भी पर्टिकुलर अरेथमिया को वो रिड्यूस कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं वो क्लेम कर सकता। जो भी फूड सप्लीमेंट है वो ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर है। जो भी हमने डाइटरी सप्लीमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, ऑलमोस्ट फूड सप्लीमेंट आपका वैसा ही काम करता है। सेम चीज़ है कि अगर फूड सप्लीमेंट जो है, फूड सप्लीमेंट अगर आप किसी भी एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में देते हो, दैट इज एपीआई के साथ में देते हो, तो पहले वाला हमारा डाइटरी सप्लीमेंट क्या कंसीडर हो रहा था, अनसेफ। सिमिलरली ये भी आपका अनसेफ ही कंसीडर होता है अगर ये किसी भी एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में दिया जाता है तो। बट हमने क्या देखा, अभी न्यूट्रास्यूटिकल अनसेफ कंसीडर नहीं होता। न्यूट्रास्यूटिकल्स को बनाया है इस तरीके से जाता है कि वो हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ में आपको मेडिकल बेनिफिट भी दे सके। क्लियर। तो फूड सप्लीमेंट आपका ऑलमोस्ट डाइटरी सप्लीमेंट के साथ में रिजेम्बलेंस शो करता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। क्लियर है। डिसएडवांटेजेस में आपने ये देखा है कि आज के टाइम पे जो यंगस्टर्स हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, उनको अगर वेट लॉस करना है या फिर पर्टिकुलर वेट गेन करना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा सप्लीमेंट लेने को, वेट लॉस या फिर वेट गेन करना है तो ऐसा कोई भी सप्लीमेंट लेने को एग्री हो जाते हैं। और ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, एक बल्कि एक्यूट के साथ साथ में एक क्रोनिक आपका जो डिजीज है उसको कॉज कर देता है। तो डिसएडवांटेजेस का ये है कि यंगस्टर्स की लाइफ को बेसिकली क्या है, रिस्क रहता है। नेक्स्ट इसी के साथ साथ में आपके जो फूड सप्लीमेंट्स है वो क्वाइट आपके एक्सपेंसिव होते हैं। और आपको ये ऑलरेडी क्लियर है कि फूड सप्लीमेंट को आप कंपैरेटिवली जो भी आपका एक्चुअल फूड डाइट है उसके साथ में कंपेयर करके इसको इनटेक नहीं कर सकते। मतलब एक हेल्दी डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है तो हम फूड सप्लीमेंट को यहाँ पर इनटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि उसकी ओवरडोज हो जाती है, जैसा हमने डाइटरी सप्लीमेंट में देखा, तो क्या होगी, आपकी कुछ एलर्जिक कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रग फूड इंटरैक्शन। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, ड्रग फूड इंटरैक्शन। ड्रग फूड इंटरैक्शन, यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर है कि जो आपने फूड इंटेक किया है, जो भी आपने यहाँ पर फूड इंटेक किया है और उसके बाद अगर आपको कुछ डिजीज है तो उसकी वजह से आपने क्या किया है, कोई ड्रग ले ली। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाके कोई भी अनवांटेड इफेक्ट शो करेगा।
अनवांटेड इफेक्ट शो करेगा। अब उस अनवांटेड इफेक्ट में कुछ भी आ सकता है कि आपकी उस ड्रग की जो कैपेसिटी है या जो भी उसका ड्रग कंटेंट है, जो भी उसका एब्जॉर्प्शन है, या तो इसको रिड्यूस भी कर सकता है या फिर उसको एनहेंस भी कर सकता है, या फिर उसकी कुछ भी केमिकल एंटिटी है उसको चेंज कर सकता है। कुछ भी बेसिकली जो भी आपने ड्रग इनटेक किया है उसकी प्रॉपर्टीज को फूड के साथ में मिक्स अगर वो हो जाती है तो वो उसके अंदर कुछ चेंजेस ले आएगी। चेंजेस ले आएगी तो वो ऑब्वियसली आपके लिए अनवांटेड इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपने ड्रग किसी और काम के लिए दी थी और वो किसी और पर्टिकुलर फूड के साथ में मिक्स होकर क्या दे रही है, अनवांटेड इफेक्ट दे रही है। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, ड्रग फूड इंटरैक्शन। इसके अंदर आपका ड्रग और फूड की जब इंटरेक्शन होती है या जब ये दोनों साथ में आते हैं तो आपकी बॉडी में क्या आता है, ड्रग कुछ ऐसे अनवांटेड इफेक्ट शो करती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो भी आपको इफेक्ट्स आने थे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन में बेसिकली आपको पता है कि जो भी आपने ड्रग इंटेक की है, ठीक है, जो भी ड्रग आपने इंटेक की है ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी की सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपने कोलॉजी में आप पढ़ते हो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, ये दोनों चीजें आप अपनी कोलॉजी में पढ़ते हो। तो उसमें यही होता है कि एक केस में तो आप देखते हो कि आपकी बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट कर रही है, और डायनेमिक्स में आप देखते हो ड्रग आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है। यही हम काइनेटिक्स और डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो ऑब्वियसली जो ड्रग आपने इंटेक किया है वो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, और बॉडी पे जो भी आपने फूड इंटेक किया है उसी के ऊपर वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो भी आपने फूड खाया है वो डिपेंड करता है कि अब वो आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को या फिर उसकी मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, उसके साथ में वो जा सकता है, कंपैटिबल है या फिर नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेडिसिन के ऊपर आपको प्रिस्क्राइब्ड होता है कि आपको विद फूड लेनी है, बिफोर फूड लेनी है, आफ्टर फूड लेनी है, फूड के 2 आवर्स के बाद लेनी है, फूड इनटेक करने के 1 आवर पहले लेनी है। ये सारी चीजें इसीलिए मेंशन होती है ताकि आपका ड्रग फूड इंटरेक्शन आपकी बॉडी शो ना करे। क्लियर है? वैसे ही आपका क्या होती है, ड्रग फूड इंटरेक्शन जो है, फूड ड्रग इंटरेक्शन बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपका पेशेंट का एज आ जाती है, उसकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, वो सारी चीजें आ जाती है। इसी के साथ साथ में जेंडर आता है, और इसके साथ और ही ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं आपकी फूड और ड्रग की इंटरेक्शन के लिए। जैसे ही इसके साथ में, ये तो हमने पर्टिकुलर पेशेंट की बात की, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पेशेंट की बात है। और इसी के साथ में अगर आप ड्रग देखोगे, ड्रग के कौन से फैक्टर्स हैं कि आपका मेडिकेशन कौन सा है, दैट इज उसकी डोसेज फॉर्म क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि उसका डोसेज फॉर्म क्या है, उसकी डोज कितनी दी जा रही है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस रूट से दी जा रही है, जैसे ओरल है आपको आईवी आईएम किस तरीके से दी जा रही है। ये सारे फैक्टर्स आपके यहाँ पर डिपेंड करते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन में। क्लियर है? अब ड्रग फूड इंटरेक्शन का थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग फूड इंटरेक्शन। क्लियर? ड्रग फूड इंटरेक्शन का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि आपकी कुछ टैबलेट हैं, ये एमॉक्सिसिलिन, राइट, पेनिसिलिन, कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स हैं ये, आपकी एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? ये आपकी ड्रग है एंटीबायोटिक्स। अब ये किसके साथ में आपका इंटरेक्शन करवा सकती है, फूड के साथ में। ठीक है, अगर इसने फूड के साथ में आपकी जो ये ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं, अगर इनका फूड के साथ में इंटरेक्शन हो गया है तो ये क्या करेगी, आपकी ड्रग का जो भी एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस कर देगी। क्लियर है? अब एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगी तो इसका क्या मतलब है, हम एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। अगर अब हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है, किसी केस में आपको एंटीबायोटिक्स लेना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्लियरली आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि 1 आवर बिफोर फूड या फिर 2 आवर्स आफ्टर फूड, कि खाना खाने से या तो 1 घंटे पहले ले सकते हो या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हो। ये डॉक्टर्स आपको पर्टिकुलर टैबलेट्स के साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके अंदर ड्रग फूड इंटरेक्शन के कुछ चांसेस होते हैं। वैसे ही अगर आपकी एक और ड्रग है एसिटामिनोफेन, ये आपकी ड्रग है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मीन्स जो कि आपके पेन को कम करती है, पेन को, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, एसिटामिनोफेन एक एनाल्जेसिक ड्रग है। ये किसके साथ में इंटरेक्ट कर सकती है, अल्कोहल के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है। अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, जो भी आपकी लिवर टॉक्सिसिटी है, लिवर टॉक्सिसिटी
को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। अब अगर आपके लिवर में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आप ये टैबलेट ही नहीं ले पाओगे, तो फिर आपका जो पेन है वो कैसे रिड्यूस होगा। तो इस केस में आपको स्ट्रिक्टली कहा जाता है टू अवॉइड इनटेक ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के 48 आवर्स तक, यूजुअली एल्कोहल के 48 आवर्स तक इनटेक तक आपको ना टैबलेट लेनी चाहिए। एल्कोहल अगर आपने कंज्यूम किया है तो 48 आवर्स से पहले और बाद में कोई भी टैबलेट आपको नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ तो ये पर्टिकुलर इसके साथ में ड्रग इंटरेक्शन ही शो कर रही है, तो ऐसे केसेस में हम यूजुअली उस पार्ट को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। क्लियर है। तो ड्रग फूड इंटरेक्शन के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। अब इस चैप्टर में आपके सारे जो छोटे छोटे सारे टॉपिक्स हैं ये सारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब इसको बस आपको थ्योरी लिखनी रहती है, तो ये थ्योरी जब मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है तो आई होप थ्योरी आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर है। तो अब हम जो भी नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे नेक्स्ट सेशंस में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।